हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो हम पढ़ लेते हैं टीआरएनए की चार्जिंग, ठीक है ना। टीआरएनए की चार्जिंग या फिर अमाइनो एसिड एक्टिवेशन, उसका हमने एक पार्ट देख लिया था। ये पार्ट नंबर 2 है, आपका ध्यान रख लेना। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था एंड किस प्रकार से हमने टीआरएनए की चार्जिंग या फिर जिसको हम अमाइनो एसिड एक्टिवेशन बोलते हैं वो हमने पढ़ा था। ये जो आपका अमाइनो एसिड एक्टिवेशन या फिर टीआरएनए चार्जिंग होती है, ये ट्रांसलेशन का एक पार्ट होता है, पहली बात। दूसरी बात हमने बात की थी कि टीआरएनए चार्जिंग या फिर अमाइनो एसिड की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है ना, एंड इसमें बेसिकली होता क्या है। फिर हमने बात की थी कि किस प्रकार से टीआरएनए के ऊपर आपका अमाइनो एसिड जुड़ता है, वहाँ पर कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं, किस लोकेशन पे जुड़ रहा है वो, कौन सा एंजाइम्स वर्क कर रहा है, ये सारी बातें हमने की थी। एंड उसको हम फिर किस प्रकार से नोमेनक्लेचर में नाम देंगे, तो ये सारी बातें हमने की थी। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि जो आपका टीआरएनए चार्जिंग है वो 2 स्टेप प्रोसेस में होता है, ठीक है ना, यानी कि 2 स्टेप प्रोसेस में कंप्लीट होगा। ये 2 स्टेप क्या होते हैं, कौन सा एंजाइम्स, इंपॉर्टेंट गाइस इसमें एंजाइम्स है जो कि आपको याद रखना है। और उस एंजाइम्स को जिसको हमने कहा था अमाइनो एसाइल, याद रख लेना, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज हमने बोला था। वो एंजाइम्स यहाँ पर काम कर रहा था। ये जो अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज होते हैं, इसको एक डाइवेलेंट की ज़रूरत पड़ती है, इसको एक कोफैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको इतनी बात याद रखनी थी, ठीक है ना। इसके बाद फिर हमने देखा था कि किस प्रकार से क्लास 1 एंजाइम्स, क्लास 2 एंजाइम्स कौन से 3 प्राइम एंड पर, यानी कि 2 प्राइम एंड पर या फिर 3 प्राइम एंड के 2 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है ना, 2 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर कौन सा क्या अटैच हो रहा था, हमने सारी बात करती। कितनी एटीपी की रिक्वायरमेंट थी इसमें, वो भी हमने देखा था, ठीक है ना। एंड कौन सा ग्रुप, यानी कि यहाँ पर जो है हमारा, मैंने आपको बताया था कि आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बोक्जिलिक ग्रुप से जुड़ रहा है या फिर फास्फोरस ग्रुप से कब जुड़ रहा है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको याद रखनी है। फिर इसके ये 2 रिजल्ट निकल के आपके सामने आए थे। फिर हमने बात की थी कि आपका क्लास 1 को क्या, मतलब क्लास 1 एंजाइम्स जो होते हैं उसके क्या कैरेक्टर होते हैं एंड क्लास 2 के क्या कैरेक्टर होते हैं, ठीक है ना। फिर हमने एग्जाम्पल देखे थे, यहाँ पर एक कोड दिया था मैंने आपको कि वंडर कोड रमन वेरी इंटेलिजेंट लायन है, ठीक है ना, ये क्लास 1 के लिए थे। तो आज की जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक को समझने के लिए आप एक चीज़ और समझो, ठीक है ना, एक चीज़ और समझो। देखो, जब हमने बात की थी रेप्लिकेशन की, आई होप आपने रेप्लिकेशन पढ़ा हो। जब हमने बात की थी रेप्लिकेशन की तो वहाँ पर हमने एक प्रोसेस देखा था जिसको बोला था हमने प्रूफ रीडिंग, ठीक है ना, जिसको बोला था हमने प्रूफ रीडिंग। एंड इस प्रूफ रीडिंग को कौन परफॉर्म करता है, क्या प्रूफ रीडिंग होती है, कैसे कैसे होती है, ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। इसके बाद बारी आती है ट्रांसक्रिप्शन की। तो इस ट्रांसक्रिप्शन में भी किस प्रकार से प्रूफ रीडिंग होती है वो भी हमने देखा था, डिटेल में देखा था। लेकिन अब पढ़ रहे हैं हम ट्रांसलेशन, अब पढ़ रहे हैं हम ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में हमें क्या था कि जो एक्चुअल में हमारा क्या है कि एक्चुअल में राइबोसोम्स, ठीक है ना, जो ये प्रूफ रीडिंग की बात है, जब हम ट्रांसलेशन में बात करेंगे तो ये होनी चाहिए थी राइबोसोम्स पे, ठीक है ना, ये होनी चाहिए थी राइबोसोम्स पे, या फिर जब ट्रांसलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तब हमारी प्रूफ रीडिंग कंप्लीट होनी चाहिए थी, ठीक है ना। प्रूफ रीड हम कब कर सकते हैं, या तो हमारा प्रोसेस चल रहा हो या फिर हमारा कंप्लीट हो गया हो, तभी तो कर सकते हैं हम। या तो हम राइबोसोम्स पर करेंगे या फिर जब हमारी प्रोटीन बनकर तैयार हो जाए तब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ट्रांसलेशन में आपके सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि ट्रांसलेशन में आपकी प्रूफ रीडिंग राइबोसोम्स में नहीं पाई जाती है। एंड आफ्टर ट्रांसलेशन भी आप प्रूफ रीडिंग नहीं कर सकते, यानी कि एक बार कोडोन को पहचान करके टीआरएनए उस पर जुड़ा, टीआरएनए जुड़ने के बाद आपका जो भी अमाइनो एसिड है वो पॉलीपेप्टाइड चेन में जुड़ता हुआ चला जाएगा। वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की प्रूफ रीडिंग नहीं मिलेगी। तो किसी भी प्रकार की जब वहाँ पर प्रूफ रीडिंग नहीं मिलेगी तो अब यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल में प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए क्या होता है, अब यहाँ पर आपको एक लोकेशन पर प्रूफ रीडिंग देखने को मिलती है।
वो लोकेशन कौन सी है, वो जिम्मेदारी आ जाती है एक एंजाइम्स पे जिसको हमने बोला है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज ये आपका एंजाइम्स का नाम है, क्योंकि ये एंजाइम्स क्या कर रहा है, यही एंजाइम्स आपके ट्रांसलेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व है। सबसे पहला काम इसी का है। अगर ये सही से काम करेगा तो आगे प्रोटीन आपकी सही से निर्माण होगी, अगर ये सही से काम नहीं करेगा तो प्रोटीन का निर्माण आपका आगे नहीं होने वाला। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो भाई साहब समझो, चीज़ों को समझो, पढ़ने मतलब रटने से ज़्यादा है चीज़ों को समझना। क्योंकि ये अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज जो होता है यही क्या काम करता है, यही अमाइनो एसिड को टीआरएनए पे बाइंड कराता है, यही टीआरएनए पे बाइंड कराता है, यानी कि करेक्ट बाइंडिंग कराता है। ठीक है ना। अगर टीआरएनए पर बाइंडिंग करेक्ट नहीं हुई तो भाई साहब फिर आपका जो है वो मामला गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि जो प्रोटीन आपकी बन रही है फिर वो प्रोटीन नहीं बनेगी। मान लो टीआरएनए तो आपका वैलिन का है, ठीक है ना, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, टीआरएनए आपका वैलिन का है, लेकिन इस एंजाइम ने सही काम नहीं किया एंड इस टीआरएनए पे इसने जो है हिस्टिडीन को जोड़ दिया, इसने हिस्टिडीन को जोड़ दिया। तो जो प्रोटीन आपकी बननी होगी वो प्रोटीन ना बन करके आपकी अब कोई दूसरी प्रोटीन बनेगी। तो इसलिए जो आपका ये एंजाइम्स है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब आपको कुछ और बात भी याद रखनी है, जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो सेल है जो यूकैरियोटिक्स की सेल है, इस एंजाइम्स यानी कि अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज की जो नंबर होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ये आपके 20 टाइप के होते हैं। ठीक है ना, 20 टाइप के आपके ये होते हैं, किसी को कोई शक आई थिंक नहीं होना चाहिए। एंड आपके 20 टाइप के हम एवरेज मान करके चल रहे हैं, वैसे 22 होते हैं। ठीक है ना। दो आपके डेरिवेटिव्स होते हैं, दो आपके डेरिवेटिव्स अमाइनो एसिड होते हैं जिनको हम स्टैंडर्ड में गिनते हैं। तो हम यहाँ पर एवरेज मान करके चल रहे हैं कि यहाँ पर आपके 20 ही क्या है, 20 ही आपके अमाइनो एसिड हैं। तो अब आपको दिख रहा होगा कि एक अमाइनो एसिड के लिए एक एंजाइम स्पेसिफिक है। ठीक है ना। तो प्रॉब्लम की बात यहाँ पर कम आ जाती है कि चलो भाई ठीक है, एक एंजाइम्स के लिए एक आपका जो है अमाइनो एसिड है तो वो सही कर लेगा, लेकिन वो छाटेगा किस प्रकार से, क्योंकि देखो क्या है कि आपको भी पता है आपके 61 कोडोन है, 61 कोडोन है। ये जो 61 कोडोन है एक्चुअल में यही तो कोड कर रहे हैं, यही तो कोड किसको कर रहे हैं, यही तो कोड कर रहे हैं आपके अमाइनो एसिड को। ठीक है ना, यही तो आपके कोड करेंगे अमाइनो एसिड को, जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि वैलिन है, ये आपका हिस्टामिन है, ये आर्जिनिन है, ये लाइसिन है, जिसके बेस पे कह सकते हैं। ठीक है ना। यानी कि अब इस अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज का काम है कि भाई एक तो इसको करेक्ट कॉम्बिनेशन देखना है। ठीक है ना। पीछे टीआरएनए की चार्जिंग कैसे हो रही थी, किस प्रकार से उसने छाटा, इसके लिए बोवल हाइपोथेसिस कैसे काम करता, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है, यहाँ पर अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज जो है इसने सब काम कर लिया है, बस अब हमें इसकी एक्टिविटी चेक करनी है कि इसने सही से काम किया है या फिर नहीं। यानी कि इसकी हमें देखनी है प्रूफ रीडिंग, कि इसकी प्रूफ रीडिंग सही है या फिर नहीं। ठीक है ना। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी ऑफ अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। तो स्टेटमेंट के थ्रू चलते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स सम बैक्टीरिया हैव 20 डिफरेंट अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, यानी कि आपके 20 टाइप के डिफरेंट आपके जो है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज पाए जाते हैं। 1 फॉर ईच 20 अमाइनो एसिडली कॉमनली यूज इन प्रोटीन सिंथेसिस, और आपके 20 प्रकार के ही अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई एक एंजाइम्स के लिए एक अमाइनो एसिड पड़ रहा है आपका। ठीक है ना। इसके बाद ईच अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज कैटलाइज रिमार्केबल एक्यूरेट लिंकिंग ऑफ एन अमाइनो एसिड टू देयर करेक्ट कोग्नेट सेट ऑफ टीआरएनए एंजाइम्स कॉल्ड आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए। इस पूरी लाइन का मतलब समझो भाई साहब, इस पूरी लाइन का मतलब क्या है। मैंने आपको बताया है कि आपके 61 कोडोन है। ठीक है ना, 61 कोडोन है, और आपके टीआरएनए की संख्या कितनी है, टीआरएनए की संख्या ऑन एन एवरेज लेकर के चलते हैं आपके 32 टीआरएनए है। ठीक है ना, 32 टीआरएनए है। एंजाइम्स यहाँ पर आपको कितने देखने को मिल रहे हैं, तो 20 एंजाइम्स देखने को मिल रहे हैं। किसी को कोई शक,
कोई शक नहीं होने वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, हम कह सकते हैं कि एक एंजाइम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मोर देन 1 टीआरएनए होता है। क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मोर देन 1 टीआरएनए होता है, मोर देन 1, ठीक है ना। मोर देन 1 टीआरएनए आपको लगेगा एक अमाइनो एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब ये जो यहाँ पर है कि आपको मोर देन 1 टीआरएनए लग रहा है एक अमाइनो एसिड को, तो ऐसे टीआरएनए जो कि एक ही अमाइनो एसिड को पहचानते हैं। मान लो आपका एक अमाइनो एसिड है जिसको हम वैलिन बोल देते हैं। अब इस वैलिन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके 3 टीआरएनए हो सकते हैं, 1 टीआरएनए हो सकता है, 2 हो सकते हैं। तो एक से ज़्यादा अगर टीआरएनए हुए, मान लो आपके 2 टीआरएनए हुए, तो अब उन टीआरएनए को आपस में हम क्या बोलेंगे, आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए के नाम से जाना जाएगा। एंड अब आप ये भी कह सकते हो कि भाई साहब एक टीआरएनए जो होता है वो मोर देन 1 कोडोन को आइडेंटिफाई करता है। क्या करता है, मोर देन 1 कोडोन को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है ना। मोर देन 1 कोडोन को आइडेंटिफाई करता है। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए, यही बेसिक है, ठीक है ना। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। बोथ प्रोसेस मस्ट बी परफॉर्म्ड विथ हाई फिडेलिटी, यानी कि ये जो दोनों के दोनों प्रोसेस होते हैं, कौन कौन सा, टीआरएनए की चार्जिंग एक तो, ठीक है ना, एक आपका टीआरएनए की चार्जिंग हो गया, दूसरा आपका जो है किस प्रकार से वो आइडेंटिफाई कर रहा है ये चीज़। इनमें क्या होता है, इनमें फिडेलिटी बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए एंड मतलब बेस्ट होनी चाहिए। फिडेलिटी क्या होती है, फिडेलिटी देखने की कोशिश करो, ठीक है ना। कि मान लो आपका जो है अमाइनो, आपका जो है एक न्यूक्लियोटाइड है जिसको हमने बोल दिया है यहाँ पर एडेनिन। अब यहाँ से जो है यानी कि देखो ये जो आपका एक बेस है, ठीक है ना, ये किस प्रकार से, एक तो ये आपका जो है किस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है, यानी कि अगर ये एडेनिन है तो ये यूरेसिल से कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा। एंड कितनी फास्ट बना रहा है, कितनी फास्ट बना रहा है। एक्चुअली फिडेलिटी हमको फास्टनेस ही बताती है, ठीक है ना। फिडेलिटी हमको फास्टनेस बताती है कि किस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट्री बेस आपस में पेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। बिकॉज आइडेंटिटी ऑफ द अमाइनो एसिड अटैच टू टीआरएनए इज नॉट चेक ऑन द राइबोसोम्स, क्योंकि आपके राइबोसोम्स में कोई भी प्रूफ रीडिंग नहीं पाई जाती। सो अटैचमेंट ऑफ करेक्ट अमाइनो एसिड टू टीआरएनए इज इसेंशियल टू द फिडेलिटी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि अब हमको टीआरएनए चेक करना पड़ेगा, यानी कि हमारी सेल को अमाइनो एसिड टीआरएनए को चेक करना पड़ेगा कि वो सही से काम कर रहा है या फिर सही से काम नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो आई होप गाइज आपकी समझ में इतना आया होगा। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आपका आगे। तो अब यहाँ पर आता है सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है ना, यहाँ पर आता है सिलेक्शन प्रोसेस। अब अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज जो है, अब ये 2 फंक्शन करता है। 2 फंक्शन कौन कौन से करता है भाई साहब, एक तो इसको छांटना है करेक्ट टीआरएनए, एक तो इसको छांटना है करेक्ट टीआरएनए एंड एक छांटना है इसको करेक्ट अमाइनो एसिड, ठीक है ना। एक छांटना है इसको करेक्ट अमाइनो एसिड, ये 2 काम यो करने वाला है। अब देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि अमाइनो एसिड के लिए कौन सा काम इजी है, यानी कि जो आपका एंजाइम्स है, एंजाइम्स के लिए कौन सा काम इजी है, ठीक है ना। यानी कि टीआरएनए को छांटना इजी है या फिर अमाइनो एसिड को छांटना इजी है, यानी कि किस चीज़ का सिलेक्शन करना इजी है। तो आप कहोगे कि सर देखो हमने थोड़ा दिमाग लगाया है, हम कह सकते हैं जो टीआरएनए होता है ये साइज में एक तो बड़ा होता है, ये साइज में बड़ा होता है, मैं कहूँगा बहुत सही। तो जो आपका अमाइनो एसिड है ये क्या होगा, ये भी आपका साइज में छोटा होगा, ठीक है ना। जो आपका टीआरएनए होता है अगर साइज में बड़ा है तो न्यूक्लियोटाइड बेस ज़्यादा पाए जा रहे हैं, यानी कि मोलिकुलर वेट ज़्यादा पाया जा रहा है, हम उसी से हिसाब लगा लेते हैं, मैं कहूँगा बिल्कुल सही। अब आप कहोगे कि सर टीआरएनए के पास जो है बड़ी बड़ी भुजाएँ हैं, बड़े बड़े हाथ हैं, ठीक है ना, मैं कहूँगा सही बात है यार, मतलब ये जो है लार्ज भी है, साइज में तो ज़्यादा है ही है, लार्ज भी है भाई साहब। तो बट ये अमाइनो एसिड क्या है, ये स्मॉल है, ठीक है ना, ये आपका स्मॉल है।
तो अब इसके बाद देखने की यहाँ पर कोशिश करो कि भाई साहब ये जो टीआरएनए है, इस टीआरएनए को अब हम कह सकते हैं इन दो बेस पे कि टीआरएनए को जो है टीआरएनए का सिलेक्शन करना इजी है। जो ये एंजाइम्स है, इस एंजाइम्स के थ्रू टीआरएनए का सिलेक्शन करना इजी है, जबकि अमाइनो एसिड का जो आपका अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड का जो सिलेक्शन है वो थोड़ा हैवी हो जाता है। ठीक है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई साहब जब आप किसी भी अमाइनो एसिड को बनाओगे तो अमाइनो एसिड में आपको केवल क्या मिलने वाला है, एक कार्बन अल्फा मिलेगा, एक आपको इधर मिलेगा NH3 ग्रुप। ठीक है ना, यहाँ पर आपको मिलेगा NH3 ग्रुप, ऊपर एक मिल जाएगा हाइड्रोजन एंड नीचे मिलेगी आपको R चैन, नीचे मिलेगी आपको R चैन। ठीक है, तो अब आपने कहा कि भाई साहब टीआरएनए को छांटना आसान है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, चलो टीआरएनए को छांटना जो है आसान है कंपेयर टू अमाइनो एसिड। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई साहब आपके जो है 32 टाइप के टीआरएनए हैं। कितने हैं? 32 टाइप के टीआरएनए हैं। तो उन टीआरएनए में डिफ्रेंशिएट कैसे करें, उनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करें, उनका सिलेक्शन कैसे करें, तो वो हम आगे देखने वाले हैं। इसके बाद जो अमाइनो एसिड है 20 टाइप के अमाइनो एसिड है। अब इन 20 टाइप के अमाइनो एसिड को किस प्रकार से ये अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज छाटें, क्योंकि क्या है कि अमाइनो एसिड में एक R ग्रुप है जिसके बेस पर डिफ्रेंशिएशन है, डिफरेंट है। ठीक है ना, यानी कि अब यहाँ पर जो है सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने टीआरएनए से कि सिलेक्शन ऑफ करेक्ट टीआरएनए के किस प्रकार से आपके टीआरएनए को ये अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज जो है वो छाटता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज सेलेक्ट करेक्ट टीआरएनए बाय रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। यानी कि अब यहाँ पर ये क्या करेगा, आप सभी को पता है, अगर आपको मुझे पहचानना होगा तो आप क्या देखोगे मेरे में। मान लो मैं कहीं पर जा रहा हूँ, आप खड़े हो कहीं पर, ठीक है ना, आप मुझे देखोगे निकलते हुए, तो आप क्या देखोगे, आप बेसिकली मेरा फेस देखोगे, मेरे फेस से पहचानोगे। ठीक है ना, कि भाई ये फेस है, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस होती है कुछ। ठीक है ना, फिजिकल अपीयरेंस होती है। सेम उसी प्रकार से जो टीआरएनए की फिजिकल अपीयरेंस होती है उसको पहचाना जाता है। एंड उसमें भी इम्पोर्टेंट क्या है कि मान लो मैं यहाँ पर एक टीआरएनए आपको बना रहा हूँ। ठीक है ना, ये आपके लिए मैंने एक टीआरएनए बनाने की कोशिश करी है, तो ये आपका एक टीआरएनए बन करके रेडी हो गया है। ये मान लो कोई भी आपका टीआरएनए। अब आपको पता होगा कि ये आपकी डी लूप होती है, ये आपकी टी साइसी लूप होती है, ये आपकी एंटीकोडोन लूप होती है, ये आपका 5 प्राइम होता है, ये आपका 3 प्राइम होता है, एंड किसी में आपकी एक वेरिएबल लूप भी पाई जाती है। तो इतनी बात अब आपको पता लग गई। ठीक है ना, अब यहाँ पर इस टीआरएनए की जो है फिजिकल अपीयरेंस पहचानी जाएगी, बट फिजिकल अपीयरेंस में भी क्या पहचाना जाएगा, स्पेसिफिकली क्या पहचाना जाएगा वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो फिजिकल अपीयरेंस में स्पेसिफिकली पहचाना जाता है, एक तो आपका पहचाना जाता है जो आपकी अडेप्टर साइड होती है उसको। ठीक है ना, स्पेसिफिकली जो आपकी अडेप्टर साइड होती है उसको। ऐसा क्यों? तो भाई साहब यहाँ पर आपको पता होगा 3 पे जो होता है CCA, ये आपके न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। इस CCA से जस्ट नीचे वाला जो न्यूक्लियोटाइड होता है, यानी कि ये वाले नंबर जो अगर 3 प्राइम से मैं चलना स्टार्ट करूँ तो जो आपका 4th नंबर का न्यूक्लियोटाइड होता है, यहाँ पर आपको जो है डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलेगा प्रत्येक टीआरएनए में। ठीक है ना, स्पेसिफिकली अगर कोई बैलिन का है तो बैलिन में आपको अलग देखने को मिलेगा, एंड आपका जो है अगर मैथ्योनिन है तो उसमें आपको अलग देखने को मिलेगा। अब आप कहोगे कि सर होते तो 4 ही हैं, भाई 4 होते हैं, लेकिन ये जो आपका नंबर 4 का है ये किसी मतलब इसके साथ 2 और जुड़े हुए होंगे ना, इसके नीचे 2 और आपके जुड़े हुए होंगे कोई भी न्यूक्लियोटाइड बेस। ठीक है ना, तो एक तो ये 3 प्राइम है वहाँ पर जो है पहचान सकता है। ठीक है ना, कि सिलेक्शन हो सकता है कि टीआरएनए का। दूसरा ये एंटीकोडोन पे, ठीक है ना, ये आपका एंटीकोडोन को भी जो एंजाइम्स होता है एंटीकोडोन को भी पहचानता है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है टीआरएनए सिंथेटेज सेलेक्ट करेक्ट टीआरएनए बाय रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस स्ट्रक्चर फीचर। कुछ आपके स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं जिसको हम अनयूजुअल बेस के नाम से जानते हैं कभी कभी। ठीक है ना,
स्ट्रक्चर फीचर्स टर्म आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर कोई भी स्ट्रक्चर है जैसे कि ये आपका अडेप्टर है, अडेप्टर साइट्स है, तो इसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। या फिर आपका कोई सीक्वेंस हो गया उसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोल देते हैं। फाउंड प्राइमरली इन द एंटीकोडोन, आपके एंटीकोडोन में हो सकता है वो, एक्सेप्टर आर्म में हो सकती है, एंड समटाइम्स अदर पार्ट, यानी कि आपको 3 लोकेशन पर वो देखने को मिलेगा जिस प्रकार से एक एंजाइम्स जो है टीआरएनए को पहचान सके, ठीक है ना। द एक्सेप्टर स्टैम इज एन स्पेशली इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट फॉर द स्पेसिफिसिटी ऑफ टीआरएनए सिंथेटेज रिकॉग्नाइजेशन। जो आपकी एक्सेप्टर आर्म होती है, शायद मैंने इसमें वो स्लाइड नहीं रखी जहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के टीआरएनए देखने को मिलते हैं, एंड जो एक्सेप्टर आर्म्स पे ये 4 नंबर का न्यूक्लियोटाइड है ये आपको अलग अलग देखने को मिलता, ठीक है ना। कल दिखा दूंगा मैं अगर आज नहीं हुई तो, ठीक है ना, तो वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब इसका एग्जाम्पल समझो कि किस प्रकार से आपका टीआरएनए का रिकॉग्नाइजेशन होता है, इसका आप एग्जाम्पल समझो। तो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं डायग्राम पे चलता हूँ सबसे पहले, ठीक है ना। थोड़ा इसको आप अपनी तरफ से जूम वगैरह क्वालिटी वगैरह बढ़ा लेना इसकी, ठीक है ना। तो मान लो ये आपका कोई भी टीआरएनए है, ये आपका टीआरएनए है। यहाँ पर जो आपका याद रख लेना जो टीआरएनए है वो स्पेसिफिकली किसके लिए है, एलेनिन के लिए है, ठीक है ना, एलेनिन के लिए आपका टीआरएनए है। तो यहाँ पर एंजाइम्स आएगा एंड एंजाइम्स आने के बाद ये आपका टीआरएनए की स्ट्रक्चर है। अब इस टीआरएनए में वो क्या देखेगा, तो इस टीआरएनए में वो देखेगा कि भाई साहब यहाँ पर एक पेयरिंग होती है स्पेसिफिकली जो कि आपकी G3, याद रख लेना G3 एंड U70, G3 एंड U70 में आपको क्या होगा, एक अनयूजुअल, याद रख लेना ये अनयूजुअल यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री आपका जो है पेयरिंग हो रही है, ठीक है ना। तो इस अनयूजुअल कॉम्प्लीमेंट्री को पहचानने का टीआरएनए के लिए एंजाइम्स, ठीक है ना, टीआरएनए के लिए एंजाइम्स पहचानेगा। तो इस प्रकार से ये तो थी बात एलेनिन के लिए। अब यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट पूरा का पूरा, जब इतनी बात पता चली तो एक पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि जो आपका एलेनिन है, ठीक है ना, एलेनिन के लिए टीआरएनए सिंथेटेज है, याद रख लेना जो आपका टीआरएनए सिंथेटेज है वो एलेनिन के लिए किस प्रकार से टीआरएनए को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर इस टीआरएनए में देख रहा है कि G3U70 होना चाहिए, दैट्स ऑल। यानी कि अब साइंटिस्टों ने क्या काम किया कि इस टीआरएनए का कुछ पार्ट यानी कि U8 से लेकर के U60 तक, ठीक है ना, बल्कि 73 तक, ठीक है ना, 73 तक इस पार्ट को साइंटिस्ट ने कर दिया रिमूव, इसको यहाँ से निकाल दिया। रिमूव करने के बाद साइंटिस्टों को कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिला। तो साइंटिस्टों ने क्या काम किया, साइंटिस्टों ने देखा कि भाई साहब यहाँ पर G3U70 की पेयरिंग हो रही थी अभी भी। तो साइंटिस्टों ने देखा कि जो आपका एंजाइम्स है वो इस टीआरएनए को अभी भी पहचान रहा है, वो इस टीआरएनए को अभी भी आपका पहचान रहा है। तो ये स्पेसिफिकली आपका क्या था कि एलेनिन के लिए आपका वेल प्रूफ एक्सपेरिमेंट है, एंड गाइज यही आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना, यही आपसे टीआरएनए चार्जिंग में पूछा जाता है। तो आइए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम अपने कि हमारा स्टेटमेंट क्या था कि फॉर एग्जाम्पल G3U70, ठीक है ना, याद रख लेना G3U70 हैज ए पेयर इन द एक्सेप्टर आर्म, ये आपका एक्सेप्टर आर्म के एक जो आपका U70 है ये एक्सेप्टर आर्म के पास, एंड जो G3 है ये आपका 5 प्राइम के आसपास। स्टैम्प सर्व एज ए प्रिंसिपल डिटर्मिनेंट फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एनेलिन टीआरएनए इन ऑल किंगडम, यानी कि अगर एलेनिन को पहचानना है तो आपको G3U70 की टीआरएनए में पेयरिंग देखनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर पेयरिंग मिलती है इसका मतलब आपका जो है वो जो एंजाइम्स है वो एंजाइम्स टीआरएनए को एज ए एलेनिन टीआरएनए रिकॉग्नाइज कर लेगा, चाहे किंगडम आपका कोई सा भी हो, बैक्टीरिया हो, आर्किया हो, फंजाई हो, ठीक है ना। If a tRNA molecule other than aniline is engineered to carry the U3U70 base pair, it will become charged with aniline। अब यहाँ पर क्या है, एक और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ये एक्सपेरिमेंट का पार्ट है एंड आपसे एक्सपेरिमेंट पूछा जाता है। क्या एक्सपेरिमेंट किया कि भाई साहब एक टीआरएनए लिया,
इस टीआरएनए के अंदर, अब ये एलेनिन का टीआरएनए नहीं है, इस बात को याद रखना, इस टीआरएनए के अंदर इन्होंने एक पेयरिंग करवा दी जिसको G3U70 पेयरिंग, ठीक है ना, जिसमें आपका G3U70 के बीच में एक पेयरिंग करवा दी। तो अब ये जो टीआरएनए इन्होंने लिया था, मान लो ये आपका मैथ्योनिन का लिया था, ठीक है ना, ये आपका मैथ्योनिन का टीआरएनए लिया था। तो जो एंजाइम्स होगा, अब जो एंजाइम्स होगा वो इस टीआरएनए को अगर यहाँ पर G3U7 के बीच में पेयरिंग हो रही है, तब ये इसको एज ए एलेनिन भी आइडेंटिफाई करेगा, यानी कि एलेनिन टीआरएनए भी आइडेंटिफाई करेगा। इस बात को याद रख लेना। एंड ये आपसे पूछा जाता है ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंट आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका एक एग्जाम्पल की सहायता से बताया है। अब आप बड़े ही आराम से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है क्योंकि आपका एक ही एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना। अब बात आती है सेकंड नंबर की, यानी कि सिलेक्शन ऑफ करेक्ट अमाइनो एसिड। अब बारी आती है आपके अमाइनो एसिड की। अमाइनो एसिड के सामने प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम क्या आ जाती है भाई साहब, एक तो साइज़ में छोटा, एक तो साइज़ में छोटा। जो आर ग्रुप है, कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिलता है कि भाई साहब आर ग्रुप भी सिमिलर टाइप के मिल जाते हैं, ठीक है ना। मोस्टली एक आधे ग्रुप को छोड़ दो, यानी कि अगर आपके एक आधे ग्रुप को छोड़ दिया जाए तो आपको मोस्टली क्या देखने को मिलेगा, मोस्टली आपको जो है अमाइनो एसिड सेम, मतलब सेम आर ग्रुप भी आपको सेम टाइप की भी देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे अभी, आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो जो ये अमाइनो एसिड है, इसके सामने प्रॉब्लम तकड़ी आ गई है, ठीक है ना, यानी कि जो आप मुश्किल है वो मुश्किल ज़्यादा आ गई है। तो अब यहाँ पर जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज है, यहाँ पर अभी स्मार्ट वर्क करेगा। स्मार्ट वर्क कैसे करेगा, तो आइए थोड़ा सा स्टेटमेंट के थ्रू इसको जान लेते हैं। द सिलेक्शन ऑफ करेक्ट अमाइनो एसिड बाई अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज इज मोर चैलेंजिंग, यानी कि आपका जो है वो टीआरएनए को आइडेंटिफाई अमाइनो एसिड को आइडेंटिफाई करना मोर चैलेंजिंग हो जाता है। बिकॉज रिलेटिवली स्मॉल साइज, क्योंकि स्मॉल साइज है ऑफ मैनी अमाइनो एसिड इन केस ऑफ अमाइनो एसिड आर क्लोजली रिजेंबल इन स्ट्रक्चर, और कुछ अमाइनो एसिड जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था आपके एक जैसे ही चमकते हैं। जैसे कि हम अभी एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि कौन कौन से आपके अमाइनो एसिड हैं, तो फिर उसके लिए मतलब किस प्रकार से करते हैं, उनका जो साइज होता है वो सेम होता है, जो उनके ऊपर चार्ज है वो सेम होता है, ठीक है ना। तो अब किस प्रकार से आइडेंटिफाई करें भाई साहब ये। However, many amino acid tRNA synthetase easily select correct amino acid because it is different in size, shape and chemical group of other 19 amino acid, ठीक है ना। यानी कि एक जो है अगर ये एंजाइम्स है, इसके लिए थोड़ा इजी तब हो जाता है जब अगर जो आपका अमाइनो एसिड है वो ज़्यादा डिफरेंट है, चार्ज डिफरेंट हो, साइज डिफरेंट हो, आर ग्रुप डिफरेंट हो, तब इसके लिए आसान हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये आपका साइज, चार्ज और आपके जो स्ट्रक्चर है वो अगर सिमिलर हुआ तो क्या होगा, तो उसी चीज़ को देखते हैं कि उस चीज़ का निवारण किस प्रकार से हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना। तो अब इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि कहने का मतलब क्या है, ये किस किस प्रकार से आपको जो है आइडेंटिफाई कर सकता है। मान लो यहाँ पर मैं एक ग्लाइसिन का एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ। आप सभी को पता होगा ग्लाइसिन का आपका इजीसा एक जो है वो क्या होता है, इजीसा स्ट्रक्चर होता है। ये आपका कार्बन अल्फा है, इधर आपका NH3, ठीक है, यहाँ पर ये आपका NH3 प्लस, ऊपर एक हाइड्रोजन है, ऊपर एक हाइड्रोजन है, एंड इसके नीचे भी एक आपका हाइड्रोजन आ जाता है, ठीक है ना। ग्लाइसिन एकाइरल होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर एलेनिल को उठा लेता हूँ, ठीक है ना। एलेनिल में क्या है, आपका ऊपर ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर की साइड में आपका COOH है, और इधर की साइड में मैं एक अमीनो ग्रुप को जोड़ देता हूँ, यानी कि NH3 प्लस, ठीक है ना। और यहाँ पर जो साइड चैन होती है, यहाँ पर लगा हुआ होता है आपका एक मिथाइल ग्रुप, यानी कि CH3, ये आपका एलेनिन का है। अब देखो, अब इसका कुछ पोर्शन तो आपको सिमिलर चमक रहा होगा, यानी कि ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन आपका सिमिलर है, ठीक है ना, ये पोर्शन आपका सिमिलर है। एंड जब आप इसकी आर ग्रुप चैन देख रहे होंगे तो आर ग्रुप चैन में भी ज़्यादा बड़ा कोई डिफरेंस आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। अब मान लो कोई आपका जो है अमाइनो एसिड है, अब आपका अमाइनो एसिड है, अब अगर आपका अमाइनो एसिड एनालिन के लिए है, अगर आपका अमाइनो एसिड एनालिन के लिए है, तो भाई साहब अब अगर साइज की बात करूँ
तो अब एलेनिल के अंदर ये जो ग्लाइसिन है ये फिट हो जाएगा, क्योंकि ग्लाइसिन छोटा है ग्रुप में, ठीक है ना। चार्ज की बात करूँ, ये भी हाइड्रोफोबिक, ये भी हाइड्रोफोबिक, ठीक है ना, तो चार्ज भी सेम है। लेकिन अब फिर भी इनमें डिफरेंस आता है। डिफरेंस किस में आता है कि भाई साहब इसका जो ये ग्रुप है, ये आर ग्रुप जो है ये हाइड्रोजन है केवल, एंड यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है केवल। तो ये जो एनालिन है ये मिथाइल ग्रुप को पहचानेगा, ये आपका क्या करेगा, ये मिथाइल ग्रुप को आइडेंटिफाई करेगा। तो पहला हम कह सकते हैं कि भाई साहब जो आर चैन में जो ग्रुप होता है उनको आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है ना। तो ये पहला एग्जाम्पल था। आइए और इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि द अमाइनो एसिड सिस्टीन इज, यहाँ पर देखने की कोशिश करो तो 1 by 1 चलेंगे। सिस्टीन इज ग्रेटली डिफर फ्रॉम आर्जिनिन। सिस्टीन जो होता है आर्जिनिन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो इनके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जब हम बात करते हैं इवन इन द केस ऑफ सिमिलर लुकिंग अमाइनो एसिड लाइक टायरोसिन एंड फिनाइलएनिलीन, टायरोसिन एंड फिनाइलएनिलीन की बात करें तो मैं इसका आपको जो है डायग्राम बना करके दिखाता हूँ, बड़े ही ध्यान से एक बार देखने की कोशिश करना। भाई साहब यहीं पर बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ फिनाइलएनिलीन के लिए, तो एक सेकंड रुकना गाइस, थोड़ा सा मुझे ज़रा टाइम लग जाएगा। फिनाइलएनिलीन के लिए, फिनाइलएनिलीन के लिए क्या होगा कि ये आपका कार्बन अल्फा है। अब आपको पता है ये कार्बन अल्फा है, यहाँ पर ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ पर आपका अमीनो ग्रुप आ जाता है, ऊपर एक हाइड्रोजन ग्रुप आ जाता है, ये आपका हाइड्रोजन ग्रुप है, एंड नीचे आपका CH2 एंड एक आपकी होती है बेंजीन चैन, एक होती है आपकी बेंजीन चैन, इस प्रकार से, ठीक है ना। जबकि अगर मैं बात करूं टायरोसिन की, ये आपका किसका ग्रुप था, ये फिनाइलएनिलीन के लिए था। लेकिन अगर मैं बात करूं टायरोसिन के लिए, तो टायरोसिन का भी कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर बनता है, लाइक ये आपका कार्बन अल्फा, ये आपकी COOH, ये आपका NH3 ग्रुप, ये आपका NH3 ग्रुप, ऊपर आपका हाइड्रोजन, नीचे आपका CH2, इससे आपकी एक बेंजीन चैन यानी कि बेंजीन रिंग जो है जुड़ी हुई होती है, सॉरी चैन नहीं, ठीक है ना, ये आपकी बेंजीन रिंग है। एंड इस बेंजीन रिंग में जो आपका टायरोसिन होता है, टायरोसिन में स्पेसिफिकली हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि अब जो डिफरेंस आ रहा है फिनाइलएनिलीन एंड टायरोसिन में, केवल और केवल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ही आ रहा है, केवल और केवल हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ही आ रहा है। तो अब क्या होगा, जो अमाइनो एसिड होगा, अगर मान लो आपका जो एंजाइम्स हुआ वो फिनाइलएनिलीन के लिए हुआ, तो फिनाइलएनिलीन के लिए तो फिनाइलएनिलीन तो उसमें फिट हो जाएगा, लेकिन टायरोसिन फिट नहीं हो पाएगा। तो ये तो फिनाइलएनिलीन के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं टायरोसिन के लिए, तो टायरोसिन के लिए क्या होगा कि भाई साहब टायरोसिन के अंदर ये फिनाइलएनिलीन का भी ग्रुप फिट हो जाएगा, ठीक है ना, ये ग्रुप भी आपका फिट हो रहा है। तो टायरोसिन के लिए अब प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। तो अब ये टायरोसिन क्या करें, टायरोसिन के लिए ये एंजाइम्स क्या करें, तो ये एंजाइम्स क्या करता है, अब इसने नया युक्ति अपना ली, ठीक है ना, इसने एक नया फॉर्मूला अपना लिया। इसने देखा कि भाई साहब अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये आपका स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ये क्या काम करेगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी तो ये जो है टायरोसिन का आपका जो है अमाइनो एसिड है। अगर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही होगी तब जो है ये टायरोसिन का आपका जो है अमाइनो एसिड नहीं है। तो टीआरएनए इस प्रकार से इसको पहचान सकता है, यानी कि यहाँ भी इसने क्या देखा, यहाँ भी इसने ग्रुप देखा, ठीक है ना। तो आइए स्टेटमेंट देख लेते हैं। द टायरोसिन टीआरएनए सिंथेटेज इफेक्टिवली डिस्क्रिमिनेट टायरोसिन फ्रॉम फिनाइलएनिलीन बिकॉज इट फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिकली फेवरेबल हाइड्रोजन बॉन्ड। जो आपका टायरोसिन है, टायरोसिन आपका एक फेवरेबल हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, वो भी स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिकली, ठीक है ना। द हाइड्रोक्सिल मोइटी ऑफ द टायरोसिन बट नॉट, और जो आपका फिनाइलएनिलीन है यहाँ पर आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये नहीं बन पाएगा, जबकि टायरोसिन के अंदर बन रहा है।
तो दूसरा एग्जाम्पल इसका ये हो गया, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल नंबर दूसरा है। एक ग्लाइसिन का मैंने आपको बता दिया है, दूसरा मैंने आपको टायरोसिन एंड फ्लाइनैलेनिन का बता दिया है। एक और एग्जाम्पल है, एंड ये 3 एग्जाम्पल ही आपके जो है वे दे रखे हैं बुक में, ठीक है ना, जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है। तो इन 3 एग्जाम्पल्स के अलावा आपसे नहीं पूछा जाएगा अमाइनो एसिड के लिए। अब यहाँ पर क्या होता है, केस आता है आपका वैलिन एंड आपका आइसोल्यूसिन का। अब जब वैलिन एंड आइसोल्यूसिन का दोस्तों आप जब स्ट्रक्चर देखते हो, मान लो ये आपका वैलिन का है एंड ये आपका आइसोल्यूसिन का है, तो एक तो जब इन दोनों के बीच में चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज सेम, क्योंकि हाइड्रोफोबिक नेचर। दूसरी बात, ये दोनों के दोनों ब्रांच चैन बनाते हैं, ठीक है ना, यानी कि आपका जो है वो क्या हो गया है कि यहाँ पर आपको चार्ज सेम मिल गया है, प्रॉपर्टी दोनों की मिलती जुलती मिल गई है कि ये दोनों के दोनों ब्रांच चैन बना रहे हैं। बट अब क्वेश्चन आता है कि इनको अमाइनो एसिड जो है किस प्रकार से आइडेंटिफाई करें, ठीक है ना। यानी कि ईच केस ऑफ आइसोल्यूसिन एंड वैलिन, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ आइसोल्यूसिन फ्रॉम वैलिन बाय आइसोल्यूसिन टीआरएनए सिंथेसिस इज मोर चैलेंजिंग बिकॉज दे डिफर बाय ओनली अ सिंगल मिथाइल ग्रुप। यानी कि यहाँ पर पहले तो आपको इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आइए इसका स्ट्रक्चर आपके लिए मैं बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बना लेते हैं वैलिन के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका एक कार्बन अल्फा है, इधर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो मैं खाली C लगा रहा हूँ यहाँ पर। इधर आपका अमीनो ग्रुप है, N लगा दिया है, एंड इधर आपका हाइड्रोजन ग्रुप है, ये नीचे R चैन है, यहाँ पर अब लिखना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि CH2 CH को CH3 एंड ये भी आपका CH3 जाएगा, ठीक है ना, CH3। ये है आपका स्ट्रक्चर वैलिन का। जबकि अगर मैं बात करूं आइसोल्यूसिन की, तो यहाँ पर कार्बन, इधर ये बीच में आपका कार्बन अल्फा होता है, इधर आपका अमीनो ग्रुप, ऊपर आपका हाइड्रोजन है, एंड नीचे आपका क्या जुड़ने वाला है यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आपका CH जुड़ेगा, CH, एंड नीचे आपका CH2, इससे इधर CH3, ये आपका CH3 है, एंड यहाँ पर भी CH3 है। अब यहाँ पर आपको क्या चमक रहा होगा कि केवल और केवल एक मिथाइल ग्रुप में ही चेन चमक रहा होगा, यानी कि यहाँ पर जो है ये एक्स्ट्रा आ गया है आपका मिथाइल ग्रुप, ठीक है ना। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पर भी खड़ी हो रही है, तो इसका समाधान क्या है, एंड ये आपसे पूछा जाता है, क्योंकि इसके लिए हम यूज करते हैं एंजाइम्स के अंदर एक स्पेसिफिक पॉकेट को, ठीक है ना। मान लो ये आपका कोई भी एक एंजाइम्स है, ठीक है ना, एंजाइम्स है, एंड इस एंजाइम्स की कंपेयर में जो आपकी ये वैलिन हो या फिर आइसोल्यूसिन हो, ये साइज में छोटे हैं, ठीक है ना, ये साइज में छोटे हैं, एंड स्पेसिफिकली ये जुड़े हुए हैं टीआरएनए के साथ। ये स्पेसिफिकली किसके साथ जुड़े हुए हैं, टीआरएनए के साथ। तो ये जो आपका एंजाइम्स है, ये एंजाइम्स किस प्रकार से, अगर यहाँ पर टीआरएनए के साथ, अगर देखो ये एंजाइम्स अगर वैलिन के लिए है एंड वैलिन टीआरएनए जुड़ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आइसोल्यूसिन के लिए क्या है, आइसोल्यूसिन के लिए एक तो सबसे पहली बात प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों? क्योंकि भाई साहब आइसोल्यूसिन का जो अगर एंजाइम्स आइसोल्यूसिन का हुआ तो वैलिन उसमें आकर के, यानी कि उसमें आकर के फिट हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। तो ऐसा ना हो कि आइसोल्यूसिन में वैलिन फिट ना हो, इसके लिए एक नई रणनीति अपनाई गई, उस रणनीति को हम समझेंगे, ठीक है ना। पहले कुछ स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि पूछा क्या गया है एंड हमको क्या चीज़ पढ़ना है। कि इन केस ऑफ आइसोल्यूसिन एंड वैलिन, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ आइसोल्यूसिन फ्रॉम वैलिन बाई आइसोल्यूसिन टीआरएनए सिंथेसिस इज मोर चैलेंजिंग बिकॉज दे डिफर बाई ओनली सिंगल मिथाइल ग्रुप। यानी कि आपका वैलिन एंड आइसोल्यूसिन के बीच में केवल और केवल एक सिंगल आइसोल्यूसिन ग्रुप का ही अंतर है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर और स्टेटमेंट देखने की कोशिश करोगे, वैलिन कैन बाइंड आइसोल्यूसिन टीआरएनए सिंथेटेज विथ ए रिलेटिवली स्मॉल डिफरेंस इन फ्री एनर्जी कैन अटैच टू आइसोल्यूसिन टीआरएनए, एंड यही दोस्तों प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि जो वैलिन है वो आइसोल्यूसिन से जाकर के अटैच हो रहा है, जो वैलिन है वो आइसोल्यूसिन से जाकर के अटैच हो रहा है, तो ये जो है प्रॉब्लम वाली बात है।
ऑल्दो वेलाइन टीआरएनए सिंथेटेज, जो एंजाइम्स है उसका नाम है वेलाइन टीआरएनए सिंथेटेज, कैन स्ट्रिक्टली एक्सक्लूड आइसोल्यूसिन फ्रॉम इट्स कैटालाइटिक पॉकेट। जो टीआरएन जो वेलिन के लिए एंजाइम्स हैं वो तो आइसोल्यूसिन को एक्सक्लूड कर रहा है, यानी कि बाहर निकाल रहा है, बट आइसोल्यूसिन नहीं कर सकता है इस चीज़ को, ठीक है ना। आइसोल्यूसिन जल्दी से नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्या रणनीति है, जो सेल है वो क्या करेगी। एट दिस पॉइंट क्वेश्चन इज अराइज हाउ द एडिशनल लेवल ऑफ फिडेलिटी कैन अचीव, यानी कि अब यहाँ पर फिडेलिटी किस प्रकार से अचीव करी जाए एंड सही, यानी कि करेक्ट आपका जो है अमाइनो एसिड आकर के ही जुड़े, अब वो किस प्रकार से यहाँ पर हो। या फिर एक प्रकार और क्वेश्चन पूछा जाता है एक प्रकार से, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, आंसर देखने से पहले आप इसको थोड़ा सा समझो, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा समझो, इस पार्ट से समझने की कोशिश करो। वैसे डायग्राम पीछे वाला अच्छा है, लेकिन इससे भी आप समझो। अब यहाँ पर क्या है, ये आपको एक एंजाइम्स चमक रहा होगा, ये आपको क्या है, ये यहाँ पर ये आपका एंजाइम्स है, ठीक है ना, ये आपका एंजाइम्स है। यहाँ पर क्या हुआ स्पेसिफिकली, ये एंजाइम्स किसके लिए है, ये एंजाइम्स आपका आइसोल्यूसिन के लिए, यानी कि ये एंजाइम्स आपका आइसोल्यूसिन वाला एंजाइम्स है, तो आपको इतनी बात याद रखनी है। लेकिन हुआ क्या कि गलती से इस पर जो टीआरएनए आया है, ये गलती से जो टीआरएनए आया है, ये टीआरएनए आ गया आपका वैलिन का, यानी कि वैलिन वाला यहाँ पर टीआरएनए आ चुका है। तो अब प्रॉब्लम क्या है, अब आइसोल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन के पास एक पॉकेट साइड होती है, एक क्या होती है, पॉकेट साइड होती है। ये जो पॉकेट साइड होती है इसको हम एडिटिंग साइड के नाम से भी बोलते हैं, जानते हैं, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पर तो आपकी सिंथेसिस होती है, तो नॉर्मल यहाँ पर टीआरएनए की भी होगी और आपकी जो है वो यहाँ पर वीआरएन मतलब जो वैलिन है वो भी आएगा। लेकिन मेन काम क्या करेगा, जो आपकी एडिटिंग साइड है वो, अब ये जो टीआरएनए है ये ट्रांसफ़र होगा, ये टीआरएनए ट्रांसफ़र होगा प्रूफ रीडिंग के लिए, चेकिंग के लिए। और जैसे ही ये टीआरएनए आपका जो है ट्रांसफ़र होगा, अगर इस टीआरएनए पे वैलिन हुआ, अगर इस टीआरएनए पे वैलिन हुआ, तो जो ये पॉकेट है, ये पॉकेट उस वैलिन को कैप्चर कर लेगी, उस पॉकेट को कैप्चर कर लेगी एंड कैप्चर करके अपने आप में जो है बंद कर लेगी, ये अपने आप में इसको बंद कर लेगी एंड जो टीआरएनए है उसको अलग हटा देगी, उसको यहाँ से दफ़ा कर देगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से टीआरएनए अलग हो जाएगा एंड ये जो आपका वैलिन वाला पार्ट है, ये जो वैलिन ग्रुप है, ये आपका अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो एंजाइम्स है वो आपका जो है मैकेनिज्म परफॉर्म करता है। देखो यहाँ पर देखने की कोशिश करो, ऊपर आपका आइसोल्यूसिन वाला है, ठीक है ना, करेक्ट हुआ। करेक्ट कैसा हुआ कि यहाँ पर जो है वो फंसा नहीं, यहाँ पर वैलिन नहीं फंसा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वैलिन था ही नहीं, तो फंसता कहाँ से, जबकि नीचे वाले में आपका वैलिन था, तो ये यहाँ पर फंस जाएगा, यहाँ पर ये फंस जाएगा, फंसने के बाद इसको अलग रिमूव कर दिया जाता है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि वैलिन का किस प्रकार से वैलिन एंड आइसोल्यूशन को हम करते हैं, स्पेसिफिकली आपसे पूछा जाता है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट सम अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज यूज एन एडिटिंग पॉकेट, यहाँ पर कुछ आपके जो एंजाइम्स होते हैं उनके पास एडिटिंग पॉकेट पाए जाते हैं, that prove the product of charging reaction and increase the fidelity of amino acyl tRNA synthetase, जो कि tRNA synthetase एंजाइम्स की फिडेलिटी को बढ़ा देते हैं। The editing pocket accomplish proofreading by hydrolyzing of either the amino acyl adenylate species, यानी कि जो आपका अगर रोंग वहाँ पर टीआरएनए आया तो उसमें क्या करेगा, ये हाइड्रोलाइसिस करवा देता है। अब आपकी समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल थे, ये कुछ एग्जाम्पल थे आपके किसके लिए, ये एग्जाम्पल थे आपके अमाइनो एसिड के लिए। अब आपका यहाँ पर जो है प्रूफ रीडिंग वो हो जाती है ख़त्म, प्रूफ रीडिंग आपकी हो जाती है ख़त्म। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है भाई साहब, सवाल क्या है कि कुछ बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया एंड कुछ आर्किया ऐसे होते हैं जिनके पास 20 टाइप के, याद रख लेना 20 टाइप के अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम्स नहीं पाए जाते, ठीक है ना। इनके अंदर ये एंजाइम्स कंप्लीट नहीं पाए जाते 20 टाइप के, लेकिन प्रोटीन का निर्माण होगा एंड प्रोटीन के निर्माण के लिए इन जो ये बैक्टीरिया या फिर आपका आर्किया बैक्टीरिया है, आपका 20 टाइप के अमाइनो एसिड पाए जा रहे हैं,
ठीक है ना। जबकि ये नहीं पाया जा रहा है, मान लो इनकी संख्या 18 ही है, जो एंजाइम्स है उनकी संख्या है वह साहब 18, और जबकि जो आपके अमाइनो एसिड है उनकी संख्या है आपकी वो 20 है। तो अब प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई साहब अब क्या हो, ठीक है ना, अब क्या हो। तो इसी प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे एंड इसी चीज़ को हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। एंड दोस्तों तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।